Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you are excited about these video lectures और इन्हें आप रेगुलरली लेने के साथ साथ याद भी कर रहे हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन। हम ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन हमारा घर है और बेसिकली हम साइंस स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि हम सफाई सुथराई रखें बजाय इसके कि माहौल में पोल्यूशन क्रिएट करें। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गंद और बहुत ज़्यादा डर्टीनेस पैदा हो चुकी है, तो हमें सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ अपने घर को साफ़ रखें, खुद को साफ़ रखें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारी ज़मीन एक अच्छा इन्वायरमेंट पेश कर सके, बजाय इसके कि हमारी सेहत ख़राब हो और सैनिटेशन का इशू हो। कोरोना वायरस भी हम देख सकते हैं कि वन ऑफ द थिंग है जो ये सैनिटरी पर्पसेस हमने छोड़े, उसकी वजह से ही वो ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम अपनी सफाई सुथराई रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और ना सिर्फ ये हमारे माहौल के लिए ज़रूरी है, बल्कि बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी इसका इनाम मिलेगा। हमें सिफाई निस्फ़ ईमान होती है, हमें इसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको साफ़ सुथरा रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नाउ लेक्चर नंबर 3, गैसियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 13, कंटेंट्स। रेस्पिरेशन इन मैन। आज हम देखेंगे कि इंसानों में रेस्पिरेशन कैसे होती है। मैकेनिज्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन मैन, कि इंसान में ब्रीदिंग की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रेगुलेशन का क्या मैकेनिज्म है। वॉलंटरी से मुराद ये है कि जो हम आज़ादाना तौर पे कर सकें, और इनवॉलंटरी जो खुद ब खुद हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे मूव करती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन इन मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लंग्स एंड एयर पैसेजेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और एयर पैसेजेस होते हैं, जिनके ऊपर हमारा तमाम अमल तनफ़ुस चल रहा होता है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं हम। एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे को हम फॉलोइंग थिंग्स में डिवाइड करते हैं: नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले नोस्ट्रल है, नोस्ट्रल के बाद नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है जिसे हम थ्रोट भी कह सकते हैं, गला, लेरिंक्स है, वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया, सांस की नाली, फिर राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। राइट साइड पे एक ब्रोंकस है और लेफ्ट साइड पे एक ब्रोंकस है। राइट लंग, लेफ्ट लंग एंड डायफ्राम। ये सब चीज़ें सांस लेने के अमल में हमें मदद देती हैं। Respiration in man. Nostrils. Nostrils, fresh air enter nostril, passes through the nasal cavity, hair and mucus trap, dust particles. Nostrils, जिन्हें हम नथने भी कहते हैं, हमारी नाक में दो सुराख होते हैं, जिनके अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होती है। म्यूकस एक वाइट मटेरियल है, इसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हमें नज़ला होता है तो हमारी नाक से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन वाइट कलर की रिलीज हो रही होती है, वो एक्चुअली में म्यूकस है। सो नोज से अंदर नोस्ट्रल्स में हवा एंटर होती है और इसे नेजल कैविटी में भेज दिया जाता है, और यहाँ पर हेयर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं। हमें पता है हमारे इर्द गिर्द हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमारी नाक के अंदर बाल और म्यूकस रखे हैं और ये हवा को फिल्टर करने के काम आते हैं। उसके बाद हवा को नेजल कैविटी में भेज दिया जाता है। नेजल कैविटी, इट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम। ये सिलिएटेड एपिथेलियम सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मौजूद होती है उसके साथ लाइन हुई होती है, यानी कि जितनी भी नेजल कैविटी है उसकी दीवारें पर म्यूकस की मेम्ब्रेन मौजूद होगी जिसके ऊपर सीलिया लाइक एपिथेलियम मौजूद होगी। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? मोइस्ट, वार्म एंड फिल्टर लेयर। जैसे ही हवा अंदर की जानिब मूव करती है ये उसे गीला कर देती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हवा बाहर बहुत ज़्यादा खुश्क होती है या ठंडी होती है तो हमारे जिस्म के टेम्परेचर के साथ वो मैच नहीं करती या फिर हमारे जिस्म की नमी के साथ मैच नहीं करती, तो सबसे पहले हम उसे मॉइस्ट करते हैं, गीला करते हैं ताकि वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ जगहों पर फ्रिक्शन का काम ना करें। वार्म करते हैं, गर्म किया जाता है, बॉडी का टेम्परेचर के मुताबिक हवा के टेम्परेचर को लाया जाता है। फिल्टर्ड एयर, जो कोई पार्टिकल्स या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह गए थे उन्हें इस जगह पर फिल्टर किया जाएगा, साफ किया जाएगा और उसके बाद हवा को फेरिंग्स में भेज दिया जाएगा। फेरिंग्स थ्रोट को कहते हैं या गले को कहते हैं, हल्क यहाँ पर मौजूद है। बाय इंटरनल ओपनिंग्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हवा यहाँ पर एंटर हुई होगी और एंटर होने के बाद नेजल कैविटी में गई। यहाँ पर इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग के जरिए थोरैक्स या फेरिंग्स में हवा आ जाती है इंटरनल ओपनिंग के जरिए। उसके बाद फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज। ये मसल से बना हुआ एक पैसेज है, एक रास्ता है। लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है ताकि हवा को बार बार स्कैन किया जाए और लंग्स तक पहुंचने से पहले जितने भी पार्टिकल्स हैं उन्हें क्लीन कर लिया जाए। मूव्स एयर टू लेरिंग्स, ये हवा को लेरिंग्स में भेजते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लेरिंग्स वाला पार्ट मौजूद है और लेरिंग्स में हवा को फेरिंग्स से भेजा जाता है। लेरिंग्स, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सराउंड अपर एंड ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया यानी कि सांस की नाली के ऊपर वाले एंड पर मौजूद होता है। एपिग्लॉटिस, it is a cartilage structure controlled by hinge-like action of muscles. यहाँ पर एपिग्लॉटिस मौजूद है, ये वाली स्ट्रक्चर को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये इसलिए मौजूद होती है कि जब हम खुराक को खाते हैं और खुराक हलक से गुजरती है, स्वेलो करते हैं हम उसे, तो ये वाला पार्ट जिसे हम एपिग्लॉटिस कह रहे हैं ये क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज होता है तो खुराक दूसरी जानिब से मूव कर जाती है और ये पार्ट इसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस को क्लोज करने के लिए एपिग्लॉटिस का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसलिए बनाया गया है ताकि खुराक ओएसोफेगस जो कि खुराक की नाली है उसकी बजाय ट्रैकिया में एंटर ना हो जो कि सांस की नाली है। ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, जहाँ पर लेरिंग्स ओपन होता है वहाँ पर ग्लॉटिस मौजूद होता है। लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, अगेन यहाँ पर भी म्यूकस की एक मेम्ब्रेन मौजूद है ताकि हवा को दोबारा से क्लीन कर लिया जाए। स्ट्रेच्ड इनटू टू एज्ड फिब्रस वोकल कॉर्ड बैंड्स, यहाँ पर दो बैंड्स होते हैं जिनको ये स्ट्रेचिंग करके बनाया जाता है। ये वॉइस बॉक्स का इसलिए कहते हैं इसे, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं। वोकल कॉर्ड्स आवाज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जितने भी जानवर कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है। वाइब्रेटेड विद एयर, जैसे ही हवा अंदर आती है ये वाइब्रेट करता है एंड वॉइस प्रोडक्शन और आवाज पैदा होती है। लेकिन आवाज पैदा तो होती है लेकिन स्पीच तब पैदा होगी, यानी कि बोलने वाली जुबान तब पैदा होगी जिसमें हमें होंठों की, गालों की साथ साथ मूवमेंट चाहिए हो। ट्रैकिया,
ये विंड पाइप है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रखता है। वेंट्रल टू ओएसोफेगस, ये ओएसोफेगस के सामने मौजूद होती है। सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये वाइट कलर के जो पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली में सी शेप्ड रिंग्स हैं। प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते। कोलैप्स होने से मुराद ये है कि ये इसे मुड़ने नहीं देते, यहाँ तक कि इसमें हवा ना भी हो तो भी ये मुड़ती नहीं है। अगर ये रिंग्स नहीं होंगे तो ये नाली मुड़ जाएगी और इसमें गिरहें लग जाएंगी, नॉट्स लग जाएंगी, जिसकी वजह से हवा मूव नहीं कर पाएगी और सांस लेने में दुश्वारी होगी। कीप ओपन एयर पैसेज, ये हवा के पैसेजेस को खुला रखने के काम आती है। ट्रैकिया एक्सटेंड्स टू चेस्ट कैविटी, ट्रैकिया माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ के बाद चेस्ट से स्टार्ट होती है और यहाँ तक पूरी कैविटी तक ये जाती है। दे आर रिप्लेस्ड, दे डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, इसमें आगे जाकर फर्दर दो नालियां बनती हैं जिन्हें हम राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। राइट ब्रोंकस ये है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है। कार्टिलेज रिप्लेस्ड बाय इरेगुलरली शेप्ड कार्टिलेज प्लेट्स एंड लैब, आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज कम होना लग जाते हैं और इरेगुलर शेप प्लेट्स में चले जाते हैं और आगे हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ये ख़त्म हो चुके हैं। ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस मजीद डिवाइड होते हैं और 1 मिलीमीटर डायामीटर तक डिवाइड होते चले जाते हैं। जब ये 1 मिलीमीटर डायामीटर तक पहुंच जाएंगे तो अब हम इन्हें ब्रोंक्यूल का नाम देंगे। सर्कुलर स्मूथ मसल्स, इनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में मौजूद हैं। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स को कहते हैं जिनके अंदर स्ट्रिप्स मौजूद नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर देखने पर ये बिल्कुल स्मूथ नजर आते हैं। डिवाइड एंड सब डिवाइड, ब्रोंक्यूल्स मजीद डिवाइड होते जाएंगे छोटी छोटी नालियों में और ये एंड पर जाकर एयर सैक्स पे ओपन होंगे जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ट्रैकिया स्टार्ट हुई है थ्रॉट के पोर्शन से और ये चेस्ट कैविटी के पोर्शन तक आ रही है। इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस मौजूद है स्ट्रक्चर्स जो कि इसे कोलैप्स होने से या मुड़ने से बचाती हैं। राइट लेफ्ट ब्रोंकस में ये चेंज हो रही है और उसके बाद ब्रोंकस ब्रोंक्यूल में चेंज हो रहे हैं जो कि 1 मिलीमीटर फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनके ऊपर कार्टिलेज रिंग नहीं होते, ये मजीद डिवाइड होकर छोटी छोटी नालियां बनाती हैं और आगे इनके एंड पर एयर सैक्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई, एयर सैक कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेयर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक एयर स्ट्रक्चर से मौजूद है, इसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। दे हैव रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज साइट फॉर एक्सचेंज, इनके पास यहाँ पर रिच नेटवर्क मौजूद है कैपिलरीज का जहाँ पर गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। सिंपली हम रिकॉल कर लेते हैं, हवा सबसे पहले नोज में आई, नोज से आने के बाद नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से ट्रैकिया में एंटर करवाया गया, ट्रैकिया में एंटर करवाने के बाद इसे ब्रोंक्यूल्स में भेज दिया गया और एट दी एंड यहाँ पर ये एल्वियोलाई में आएगी। एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज मौजूद हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगी और यहाँ पर ब्लड भी मौजूद है, जैसा कि हम ब्लू और रेड ब्लड देख सकते हैं। ब्लू ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, रेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे और इस तरीके से ये सारा सिलसिला चलेगा। लंग्स, दीज आर क्लोज सैक्स, ये क्लोज थैलियाँ होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू आउटसाइड बाय ट्रैकिया माउथ एंड नोस्ट्रिल, ये बाहर के माहौल के साथ कनेक्टेड हैं हमारे नोस्ट्रिल के ज़रिए, माउथ के ज़रिए और ट्रैकिया के ज़रिए। इनके हवा माउथ या नोस्ट्रिल के ज़रिए आएगी, उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी और ट्रैकिया से लंग में। इसी तरह लंग से अगर वापस जाना हो तो ये पहले ट्रैकिया में जाएगी और उसके बाद माउथ या नोस्ट्रिल के ज़रिए इसे बाहर भेज दिया जाएगा। These are spongy in nature, लंग्स स्पंजी होते हैं,
और इनमें एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। स्पंजी से मुराद ये है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सुराख मौजूद हो या हवा मौजूद हो। प्लेस्ड इन चेस्ट कैविटी, इन्हें चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे सीने के अंदर या रिब्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और इन्हें रिब्स या मसल्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। डायाफ्राम, इसके अलावा दो मजीद स्ट्रक्चर होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। वन इज डायाफ्राम। डायाफ्राम इज द फ्लोर ऑफ चेस्ट शीट ऑफ स्केलेटल मसल। डायाफ्राम फ्लोर ऑफ चेस्ट पे मौजूद होती है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये चेस्ट दी गई है, इसमें हार्ट है, लंग्स हैं और नीचे की जानिब ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। इसके अलावा प्लूरा, प्लूरा डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कवर करती हैं लंग्स को। जब लंग्स ने पूरी तरह एक्सपैंड होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये लंग्स को हेल्प करती हैं प्रेशर बर्दाश्त करने में। फिर चाहे कॉन्ट्रैक्शन में हो या रिलैक्सेशन में हो, प्लूरा डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। जैसे कि विस्लर एक प्लूरा होती है जो इनर साइड पे है और पैरेटल प्लूरा ये आउटसाइड पे होती है। ये इनके दरमियान में एक फ्लूइड भी, एक कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड हो सकता है जो इनको हेल्प करता है प्रेशर बर्दाश्त करने में। मैकेनिक्स ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग इन मैन। मैन के अंदर किस तरीके से हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रेगुलेशन करते हैं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का प्रोसेस यानी कि सांस लेने का अमल, ऑक्सीजन के अंदर आने और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का अमल 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। वन इज इंस्पिरेशन, अदर वन इज एक्सपिरेशन। During rest, the rate of respiration or the frequency of respiration is 15 to 20 times per minute. जब हम सो रहे होते हैं या बैठे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो हमारा सांस लेने का अमल 15 से 20 दफ़ा होता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में हम 15 से 20 बार सांस लेते हैं। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज़ 30 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं या काम करते हैं, भागते हैं, तो हमारा 30 टाइम्स पर मिनट सांस लेने का अमल हो जाता है। 1 मिनट में हम 30 बार सांस लेते हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सबसे पहले हम इंस्पिरेशन देखेंगे। इंस्पिरेशन हवा के अंदर आने के अमल को कहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर आएगी। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स ऊपर की जानिब फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेंगी, आगे की जानिब, जैसे कि हम देख सकते हैं ये आगे ही है और ऊपर की जानिब मूव कर रही है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर, डायाफ्राम यहाँ पर थी पहले, अब वो नीचे आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और लो हो गई है। चेस्ट कैविटी इंक्रीज, जैसे ही डायफ्राम लोअर होगी और रिब्स ऊपर और आगे की जानिब आ जाएंगी तो अब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा। जब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑन लंग डिक्रीज, लंग के ऊपर जो एक प्रेशर था अब वो कम हो गया है। लंग्स एक्सपैंड, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो लंग्स एक्सपैंड होंगे, फैल जाएंगे और इनके फैलाव की वजह से हवा बाहर से अंदर की जानिब को आएगी। सो इसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। नाउ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में वो तमाम चीज़ें उलट डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पर रिब मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिब मसल रिलैक्स होंगे तो रिब्स नीचे की जानिब और पीछे की जानिब को हरकत करेंगी। डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम लास्ट डायग्राम में पीछे आ गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब वो रिलैक्स होके वापस ऊपर चली गई है और डूम शेप स्ट्रक्चर बना दी है। डूम शेप कहते हैं गुंबदनुमा। चेस्ट कैविटी डिक्रीज, जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करती है चेस्ट का एरिया वापस से डिक्रीज हो जाता है और लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनसाइड एयर रश आउट, और प्रेशर की वजह से अंदर की हवा बाहर की जानिब निकल जाती है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये एक बीमारी का नाम है। इट इज़ कॉमन इन प्री मेच्योर इन्फेंट, ये प्री मेच्योर इन्फेंट में पाई जाती है।
इन्फेंट शीरख्वार बच्चे को कहते हैं। प्रीमेच्योर जो अभी पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाया था, जिसकी डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। जेस्टेशन एज लेस देन 7 मंथ्स, जिसकी उम्र अभी 7 महीने से कम थी और वो उसमें जैसे ही उसकी बर्थ होगी तो उसमें चांसेस हैं कि उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो। रीजन क्या है इसकी या कॉज क्या है इसका? इनफ सरफेक्टेंट नॉट प्रोड्यूस्ड, इसमें इनफेक्ट सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इनके सरफेक्टेंट एक चीज़ है या एक केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पैदा हो पाया, क्योंकि चाइल्ड अभी प्रीमेच्योर है, वो पूरी उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई बॉडी में, प्रीमेच्योर बर्थ हो गई उसकी, जिसकी वजह से सरफेक्टेंट पूरी तरह पैदा नहीं हो पाया। लंग्स टेंडेंसी टू कोलैप्स रिड्यूस, जिसके पूरे तरह से पैदा ना होने की वजह से लंग्स की कोलैप्स होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। मतलब लंग्स जो हैं वो पूरी तरह से अब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ lipoprotein molecule produced by secretory cells of alveolar epithelium। इसमें ये चीज़ होती है कि ये लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, इनका मिक्सचर होते हैं लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के। जो सेक्रेटरी सेल्स हैं अल्वुलर एपिथेलियम के, यानी कि अल्वुलाई के ऊपर जो एपिथेलियम मौजूद है, जो लेयर मौजूद है, उसके अंदर सेक्रेटरी सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सरफेक्टेंट को। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं नॉर्मल एल्वुलाई इस तरह के होते हैं, ये बड़े हैं, इनमें पूरी तरह से हवा भर सकती है और ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन कोलैप्स्ड एल्वुलाई इस तरह के होंगे, ये पिचके हुए होंगे और इनमें पूरी तरह से हवा भर नहीं पाएगी। Alveolar epithelium is a layer over fluid surface within alveoli। एल्वियोलाई की सरफेस के ऊपर एक फ्लूइड की लेयर होती है जिसे हम एल्वियोलर एपिथेलियम कहते हैं। इन दिस रिड्यूस सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई इजीली रिलैक्स फॉर्म में बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हैं? There are three factors which are involved in the transport of respiratory gases। जब हमने रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट का जिक्र करना है तो हमें 3 फैक्टर्स को जहन में रखना होगा। वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, कि गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद है बॉडी में। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जो कि कैजुअली एक्सपिरेशन के टाइम पे हो रहा होता है या एक्सहेलेशन के टाइम पे, तो फिर ये बॉडी में ज़्यादा होगी और इर्द गिर्द के माहौल में कम होगी और ये बॉडी से बाहर मूव कर जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन की मिकदार जब बॉडी में कम हो जाएगी तो इसे बाहर से अंदर इनहेल किया जाएगा। ब्लड इन थिन लेयर, खून की एक बारीक लेयर। हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं, कैपिलरीज में खून बहुत ही कम मिकदार में मौजूद होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैपिलरीज बहुत ही बारीक हैं और इनमें से खून जब मूव करता है तो वो सेल बाय सेल मूव करेगा, और चूंकि अब खून यहाँ पे बहुत कम मिकदार में है, बहुत ही थिन लेयर ये बनाएगा और जितनी ज़्यादा थिन लेयर होगी उतनी ही जल्दी गैस एक्सचेंज हो जाएगी, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर जाएगी। सेपरेशन ऑफ ब्लड, थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो सेपरेशन ऑफ ब्लड है। ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो उसको अलग रखना, और ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो उसको अलग रखना। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं, तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन वाला खून पाया जाता है, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। ऑक्सीजन कैरियर है ये। इसमें आयरन मौजूद होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल से भी मिलती है और ये अपने साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी हीमोग्लोबिन के साथ तो ये इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तब्दील कर देगी। हीमोग्लोबिन पर्पल रेड कलर की होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर की होती है। यानी कि अगर हम सिर्फ हीमोग्लोबिन की बात करें जिसके साथ अभी ऑक्सीजन अटैच नहीं हुई तो इसका कलर पर्पल रेड होगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ब्राइट रेड कलर की हो जाएगी। और अब हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, HbO2। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो इस पूरे प्रोसेस में हमें हेल्प कर रहा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पर्पल रेड हीमोग्लोबिन से ब्राइट रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं है बल्कि ये रिवर्सिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद टेम्परेरीली ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ब्लड के साथ ये मूव करती रहती है और जहाँ जहाँ से ये मूव करती जाएगी ऑक्सीजन की जिस जिस टिश्यू को ज़रूरत होगी वो इसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा और हीमोग्लोबिन वापस से ब्लड में चली जाएगी। ब्लड प्लाज्मा, कुछ ऑक्सीजन को ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए भी रिलीज़ करवाया जाता है बॉडी के अंदर, जहाँ पर डिज़ोल्व हो जाती है ये प्लाज्मा में और मुख्तलिफ साइड्स तक इसको पहुँचाया जाता है। नीचे हमें एक एरिथ्रोसाइट दिखाया गया है, इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ऑक्सीजन अटैच हुई हुई है और अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगी। ऑक्सीजन अमाउंट इन ह्यूमन ब्लड, इंसान के खून में ऑक्सीजन की कितनी मिकदार पाई जाती है। एट सी लेवल जैसे ही हम सी लेवल पे होते हैं तो हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है और जैसे सी लेवल पे होंगे समुंदर की सतह के पास तो फिर ये 20 ml to 100 ml ऑफ ब्लड होगी। यानी कि हमारे 100 ml खून में 20 ml ऑक्सीजन मौजूद होगी और ये मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। एट 115 mm मरकरी, 115 मिलीमीटर मरकरी पर ऑक्सीजन ब्लड में 100 ml ब्लड में 19.6 ml तक होगी और 100 mm मरकरी में भी 19.6 mm होगी। इसलिए 100 mm से जितना भी हम ऊपर बढ़ाते चले जाएं ये 19.6 mm ही रहेगी। लेकिन अगर हम 60 mm मरकरी से बिलो प्रेशर पे चले जाएं तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ये कम होगा वैसे ही हीमोग्लोबिन की मिकदार भी कम होती चली जाएगी। स्कूबा डाइवर्स डीप इन सी डाइविंग करने जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अपने साथ सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। वाटर प्रेशर प्रिवेंट नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, जब इंसान पानी में चला जाता है, डीप वाटर में चला जाता है तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स पूरी तरह से फैल नहीं पाते, एक्सपैंड नहीं हो पाते। और फिर डाइवर क्या करता है कि ब्रेथ प्रेशराइज सिलेंडर एयर, जब पूरी तरह से ये एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे तो ये सिलेंडर की एयर पर प्रेशर लगाएंगे जो कि समुंदर के प्रेशर से ज़्यादा होगा और स्कूबा डाइवर इस तरीके से सांस ले सकेगा। Here are some important short questions. Please note them and try to learn them.